तो आज का हमारा क्लास रहेगा विज्ञान। विज्ञान में हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के बारे में। कौन सा चैप्टर रहेगा? हमारी पृथ्वी। ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आवर अर्थ। आवर मीन्स हमारा या हमारी, अर्थ मीन्स क्या होगा? पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी को दूर से देखने में वो कैसी दिखाई देती है? गोल दिखाई देती है। गोल दिखाई देती है, जैसे वो टेनिस बॉल होता है ना, उसी तरह ये भी गोल दिखाई देता है। लेकिन टेनिस बॉल के अंदर क्या होता है? खोखला रहता है टेनिस बॉल। क्या पृथ्वी भी अंदर से खोखली रहती है? ये अंदर से कैसी रहती है? ठोस रहती है। अगर हम इस पृथ्वी को बीच से काटें, बीचों बीच काटें, तो हमें एक आकार प्राप्त होगा इस तरह का। पृथ्वी का आधा हिस्सा अगर हम करें काटें, और उसमें हमें विभिन्न परत दिखाई देंगे इस तरह से। तो ये क्या होंगे? पृथ्वी के परत। इसे ही हम कहते हैं पृथ्वी के आंतरिक परत या पृथ्वी के भाग। अगर पृथ्वी को हम बीच से काटें तो इस तरह से दिखाई देगा। इसमें जो सबसे बाहरी भाग होगा वो आपका क्या होगा? भूपर पट्टी। और उसके बाद वाला भाग क्या होगा? प्रावार। और उसके बाद वाला भाग क्या होगा? क्रोड। अब देखो, क्रोड भी ना दो हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। ये वाला हिस्सा आपका बाह्य क्रोड कहलाता है और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? आंतरिक क्रोड। तो इसे बाह्य और आंतरिक में हम डिवाइड करके लिखते हैं। बाह्य क्रोड, और ये आपका हो गया आंतरिक या अंतः क्रोड भी कहा जाता है, आंतरिक क्रोड। और ये किसका चित्र है? ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी में हमें इतने भाग दिखाई देंगे। सबसे बाहर वाला जो भाग रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा? भूपर पट्टी। और उससे थोड़ा अंदर का भाग जो रहेगा वो आपका प्रावार कहलाएगा। और सबसे अंदर का यानी बीच का भाग क्या कहलाएगा? क्रोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भूपर पट्टी है क्या। भूपर पट्टी जो है वो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, जिस पर महाद्वीप, समुद्र, पेड़ पौधे, जीव जंतु रहते हैं। मतलब जहां पर हम हैं वो पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है? ये भूपर पट्टी वाला हिस्सा है। इसमें जीवन यापन के लिए आपको भोजन, जल और वायु ये सभी प्राप्त होते हैं। किसमें? भूपर पट्टी में। अब भूपर पट्टी में अगर हम खनिजों की बात करें तो इसमें लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, कोयला, चूना, पत्थर, पेट्रोलियम आदि सभी प्राकृतिक गैसें हमें कहां से प्राप्त होती है? भूपर पट्टी से। आप लोगों ने सुना है कि जो पेट्रोल बनता है या कई सारे जो गैसेस बनते हैं या पेट्रोलियम से बने हुए जो भी तत्व होते हैं वो हमें जमीन से खुदाई के दौरान प्राप्त होता है ना। बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। वो कोयला लकड़ी का जला हुआ कोयला नहीं होता, वो जमीन से खोदकर निकाला गया कोयला होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में विद्युत का उत्पादन कहाँ होता है कोयले से? पता है? कोरबा में होता है। कोरबा में उसका विद्युत गृह है जहां कोयले को जलाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो भूपर पट्टी में ये सभी पाए जाते हैं। उसके बाद आता है प्रावार। ये कौन सा परत है आपका पृथ्वी का? प्रावार। प्रावार जो होता है वो सबसे मोटा परत होता है। ये सबसे मोटा होता है, प्लस ये भूपर पट्टी से ज्यादा गर्म होता है। अब प्रावार ज्यादा गर्म होने के कारण क्या होता है? इसमें जो चट्टानें होती है वो पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में पाई जाएंगी? पिघली हुई अवस्था में। उसके बाद का जो अंदर का परत कहलाएगा वो हमारा आ जाएगा क्रोड। क्या कहलाएगा? क्रोड। अब क्रोड सबसे ज्यादा गर्म होता है। भूपर पट्टी थोड़ा सा हल्का, ना के बराबर गर्म होता है। उससे ज्यादा गर्म प्रावार होता है। ये तो बहुत ज्यादा गर्म होता है। ज्यादा गर्म होता है इसीलिए तो इसमें चट्टानें किस अवस्था में पाई जाती है? पिघली हुई अवस्था में।
उसके बाद जो सबसे अंदर का परत है क्रोड, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है, इसे हम क्रोड कहते हैं। अब देखो क्रोड का भी क्या है, दो हिस्सा है, एक बाह्य क्रोड और एक आंतरिक क्रोड। अब ऐसा कहा जाता है कि क्रोड, बाह्य क्रोड में लोहा और निकेल पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि अंदर की ओर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व, लोहा और निकेल। अब देखो ये हिस्सा थोड़ा कम गर्म है, ये उससे ज्यादा गर्म है, ये उससे ज्यादा गर्म है, ये बढ़ता जा रहा है, मतलब अंदर वाला हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होगा। उस अनुसार लोहा और निकेल अंदर क्या होने चाहिए, पिघली हुई अवस्था में होने चाहिए, लेकिन यहां पर जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। अंदर पे लोहा और निकेल जो है वो दोनों ठोस अवस्था में है, और बाहर क्रोड का जो बाह्य भाग है उसमें कैसी अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में। अब इसका रीजन क्या है ये तो परफेक्ट नहीं पता। तो ये हमारे पृथ्वी के आंतरिक तीन परत हो गए, भूपर पट्टी, प्रावार, क्रोड। भूपर पट्टी को अंग्रेजी में क्रस्ट कहा जाता है, प्रावार को मेंटल कहा जाता है, और क्रोड को कोर कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पृथ्वी के क्षेत्र। पृथ्वी के क्षेत्र, पृथ्वी के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं उसके बारे में। तो पहला हमारा इसमें आता है स्थल मंडल, दूसरा होता है जल मंडल, और तीसरा आपका होगा वायुमंडल। ये तीन क्षेत्र होते हैं पृथ्वी के। अब इनके नाम से ही स्पष्ट है कि स्थल मतलब जमीन वाला हिस्सा, ये हमारा जो जमीन वाला हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, स्थल कहते हैं। जल से तात्पर्य है जल वाला हिस्सा, और वायु से तात्पर्य है वायु वाला हिस्सा। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थल मंडल, मतलब पृथ्वी का कौन सा भाग होता है, ये जमीनी भाग। पृथ्वी का जमीनी भाग क्या कहलाएगा, स्थल मंडल, या इसे भूमंडल भी कहा जाता है। स्थल मंडल को और किस नाम से जाना जाता है, भूमंडल के नाम से भी जाना जाता है। हमें पता है कि पृथ्वी पर उपस्थित 1/4 भाग कौन सा हिस्सा होता है आपका, स्थल मंडल। पृथ्वी का 1/4 भाग क्या होता है, स्थल मंडल। अब ये हमारी पृथ्वी है, इसे 4 हिस्सों में हम लोग डिवाइड किए। 4 हिस्सों में से एक हिस्से में ये क्या पाया जाता है, जमीन या भूमि पाया जाता है। ठीक है, और बाकी के 3 भागों में क्या पाया जाता है, पानी। ठीक है, मतलब 1/4 भाग में जमीन पाया जाता है और 3/4 भाग में पानी पाया जाता है। तो इसी 1/4 भाग को हम क्या कहेंगे, स्थल मंडल, जिस पर मतलब स्थलीय जीव रहते हैं। अब उसके बाद आता है जल मंडल। जल मंडल मतलब पानी वाली जगह, जैसे महासागर हो गए, नदियां, तालाब, झील, और हाँ ये सब भी आ जाएंगे, कुआं, नल भी आ जाएगा। लेकिन जल मंडल ना फिर 2 क्षेत्रों में डिवाइड होता है, मतलब जल की अवस्थाओं के अनुसार ये पुनः डिवाइड होता है। जल 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस और द्रव। हालांकि जल की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जल का ठोस रूप क्या है, जल का ठोस रूप होता है बर्फ, और द्रव रूप तो वही पानी होता है। तो जल मंडल मतलब ध्रुवों पर जल ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाएगा, ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था मतलब वहां पर क्या पाए जाएंगे, बर्फ पाए जाएंगे ध्रुवों पर। जैसे हमारे भारत में भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ज्यादातर क्या गिरता रहता है, बर्फ गिरता रहता है। चाहे आप वो हिमालय वाले क्षेत्र की बात करो, चाहे कश्मीर वाले क्षेत्र की बात करें, चाहे हम उत्तराखंड में जैसे जहाँ पे केदारनाथ भगवान का मंदिर है उस क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो वहां हमेशा क्या जमा रहता है, बर्फ जमा रहता है।
मतलब उन क्षेत्रों में पानी किस रूप में पाया जाता है? ठोस रूप में। और हमारे क्षेत्रों में, जो हमारे इधर के क्षेत्र है, नदियों, तालाबों, झीलों में ये तो द्रव रूप में पाया जाता है। तो जल का ध्रुवों पर ठोस रूप में तथा मैदानी भागों में, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं, उनमें द्रव अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। उसके बाद आता है वायुमंडल। वायुमंडल नाम से ही स्पष्ट है। वायु, वायु मीन्स हवा, हवा का जितना क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपका वायुमंडल। इसका एक परिभाषा है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरे को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहेंगे। साथ साथ इसका जो नोट्स है वो भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा। फिर जो 6th क्लास वाले हैं वो लोग तो इसे नोट करेंगे फेयर कॉपी में, बाकी क्लास वाले इसे समझेंगे, क्योंकि जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल प्राय विज्ञान में सभी क्लास में है। क्लियर है? लेकिन 6th क्लास वाले फेयर कॉपी में नोट करेंगे। इसका नोट्स में आप लोग यूट्यूब में भी अवेलेबल हो जाएगा इसका, या ऑफलाइन आप मेरे से भी ले सकते हैं। इसका नोट्स आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा PDF के थ्रू। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरों को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब देखो ये वायु होता क्या है? वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण, क्योंकि हवा में कई सारी गैसें मिली होती हैं। हमारे अभी जो चल रहा है वो हवा चल रही है, लेकिन इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है क्या? नहीं। या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है? नहीं। इसमें कई सारी गैसें मिली हुई है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो ये सभी गैसें, अब इनके प्रतिशत की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में ये कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो पहला आपका आ जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किससे दर्शाते हैं? N से। N से दर्शाएंगे। ये वायुमंडल में 78% पाई जाती है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी। उसके बाद दूसरा में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किससे दर्शाएंगे? O से। वो ये स्वतंत्र रूप में अगर पाया जाएगा तो O2 के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन वायुमंडल में है 21%, मतलब दूसरे नंबर पे ये ऑक्सीजन होता है, जिसका उपयोग जीवधारी श्वसन में करते हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस के रूप में कौन से गैस को लेते हैं? ऑक्सीजन को। ठीक है, अब उसके बाद जो आएगा बाकी गैस, अन्य गैसें क्या होंगी? 1% पाई जाएंगी। 1%, 78, 21 हो गया 99, 99 और 100%। मतलब कुल वायु में से 78% आपका नाइट्रोजन का हो गया, 21% ऑक्सीजन का और 1% अन्य गैसें। इनमें अन्य गैसें में जलवाष्प भी आ जाएंगे, और जो भी धुआं बादलों के रूप में छाया रहता है वो सब किस में आ जाएंगे? 1% गैसों में। जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ता है वो भी इस 1% में आ जाएगा, और जो धुआं निकलता है वो भी 1% में आ जाएगा। मतलब कम मात्रा में क्या है? अन्य गैसें, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? वायुमंडल किसे कहेंगे, जलमंडल किसे कहेंगे और स्थलमंडल किसे कहेंगे। बाकी इसका नोट्स मैं जो लिखा हूं वो आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। कल टेस्ट है ना। अब देखिए आप लोगों के बुक में ना एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। उसमें आप लोग घर की दीवारों पे जो यूज करते हैं चूना, पैकेट वाला, उसे जब ये पानी का बर्तन में डालोगे चूने को, तो हवा का बुलबुला निकलने लगता है। निकलता है, गौर किए हो सभी? जी सर। ये जैसे इसमें चूना डाले तो यहां से छोटे 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 बुलबुले निकलेंगे। किस टाइप के निकलेंगे? जब आप पानी को बर्तन में गर्म करते हैं ना, और वो उबलने से पहले जैसे उसका बुलबुला ऊपर उठने लगता है, वैसे ही टाइप का अगर चूने को पानी में डाल दिया जाए तो वायु के बुलबुले निकलने लगते हैं। तो वो वायु के बुलबुले क्या होते हैं पता है? कौन सी गैस होती है वो? हमें ये पता होना चाहिए कि पानी में कोई भी बुलबुला बनता है वो किसी गैस के कारण बनता है। किसके कारण बनेगा? गैस के कारण। जैसे आप पानी के अंदर जाओगे और फूकोगे तो वो बुलबुले के रूप में ऊपर निकलेगा,
क्योंकि आप जो फूक रहे हो वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह से कोई सी भी गैस हो, अगर आप उसे पानी के अंदर मतलब निष्कासित करोगे तो वो बुलबुले के रूप में निकलेगी। तो यहाँ बुलबुले के रूप में जो गैस निकलती है वो आपका होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड दो गैसों से मिलकर बना होता है, कार्बन और ऑक्सीजन से, ठीक है। ये कार्बन का संकेत, ये ऑक्सीजन का संकेत, दोनों से मिलकर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कुछ समय पश्चात जब वो बुलबुला निकलना बंद हो जाता है, तब क्या होता है, वो पानी दूधिया रंग का हो जाता है, मतलब सफेद सफेद हो जाता है। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को कौन से रंग में बदल देता है, दूधिया रंग में। हाँ, व्हाइट बोलो या दूधिया रंग बोलो, दोनों सेम ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या रोल निभाता है, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया रंग में बदल देता है, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, या खाली स्थान में या तो ऑप्शन में। देखो हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। पृथ्वी सौर मंडल का एक सदस्य है। किसका सदस्य है, सौर मंडल। अब हम समझेंगे सौर मंडल होता क्या है। सौर मीन्स क्या होगा, सूर्य का प्रकाश या सूर्य, ठीक है। मंडल से तात्पर्य है उसका समूह या परिवार, समूह या परिवार, मतलब सूर्य का समूह या सूर्य का परिवार क्या कहलाएगा, सौर मंडल। अब ये क्या है, सूर्य है, ठीक है। ये सभी क्या है, ग्रह है। अब ये सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब ये जो ग्रह हैं ये तो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ग्रहों का भी कोई चक्कर लगा रहा है साथ साथ में। तो मान लेते हैं ये दो ग्रहों का उपग्रह नहीं है ना, तो ये जो उपग्रह है वो ग्रहों का चक्कर लगा रहे हैं, साथ साथ ये सभी ग्रह सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हैं। मतलब ये ग्रहों का चक्कर लगाने के साथ साथ उपग्रह सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हैं। तो सौर मंडल, इसका परिभाषा ऐसे आएगा, सूर्य, ग्रह तथा उपग्रह, सूर्य, ग्रह, उपग्रह जो तारों का चक्कर लगाते हैं या सूर्य का चक्कर लगाते हैं, या इन सभी के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे, सौर मंडल कहेंगे या सौर परिवार। ये सूर्य का परिवार होगा। डायग्राम में आप लोग देखना, ये वाला डायग्राम जो दिखाई दे रहा है इसमें हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये 8 ग्रह दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ साथ प्रत्येक ग्रह का क्या होता है, उपग्रह होता है। हालांकि 2-3 ग्रहों का क्या 2 ग्रहों का उपग्रह नहीं होता। तो सूर्य, ग्रह तथा उपग्रह इन सभी के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे, सौर परिवार या सौर मंडल। क्लियर है यहां तक। अब सौर मंडल की बात आई है तो सौर मंडल में ग्रह होता है, उपग्रह होता है और तारे, ग्रह, उपग्रह और तारे, ग्रह, उपग्रह, तारे या तारा। बाद में नोट कीजिएगा, क्योंकि इसका नोट्स मैं ग्रुप में वैसे भी सेंड करूंगा, इससे ज्यादा विस्तार से लिखा है मैंने उसमें, ग्रह, उपग्रह और तारे। तो इस सौर मंडल को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा ग्रह को, उसके बाद उपग्रह को और फिर तारों को। सबसे पहले हम समझेंगे ग्रह, कि ग्रह आखिर है क्या। वैसे तो हमें पता होना चाहिए कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। तो ग्रह का परिभाषा ये है, वह आकाशीय पिंड जो गोल होता है। सभी साथ में बोलेंगे, वह आकाशीय पिंड जो आकार में गोल होता है तथा सूर्य की परिक्रमा करता है।
सूर्य की परिक्रमा या चक्कर लगाना, ठीक है। अब परिक्रमा का क्या तात्पर्य है, उसके चारों ओर घूमना। उसके साथ साथ इसका स्वयं का कोई प्रकाश या उष्मा नहीं होता, वह पिंड क्या कहलाएगा, आपका ग्रह। अब ग्रह का सबसे पहला पॉइंट ये आ जाएगा, ये क्या करेगा, सूर्य का चक्कर लगाएगा। चक्कर एक निश्चित रास्ते पे चक्कर लगाता हमेशा। पथ मीन्स क्या होता है, रास्ता। एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाएगा। और दूसरा, इसका आकार कैसा होगा, गोल। अब तीसरा भी इसमें पॉइंट है कि इसका स्वयं का ऊर्जा एवं उष्मा नहीं होगा। फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, वह पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाता है, आकार में गोल होता है, उसका स्वयं का उष्मा एवं ऊर्जा नहीं होता, उस पिंड को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो ग्रह, कुल सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। इसमें सबसे पहला जो ग्रह है वो आपका है बुध। बुध को अंग्रेजी में मरकरी कहा जाता है। सेकंड में आपका आ जाता है शुक्र। शुक्र को अंग्रेजी में वीनस कहा जाता है। तीसरा में आ जाता है पृथ्वी, इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अर्थ। चौथा में मंगल, इसे अंग्रेजी में मार्स कहा जाता है। पांचवा में आपका आएगा बृहस्पति, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जुपिटर। छठवां में आ जाएगा आपका शनि, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सैटर्न। सातवां में होगा आपका अरुण, इसे अंग्रेजी में कहेंगे यूरेनस। आठवां में होगा आपका वरुण, इसे अंग्रेजी में कहेंगे नेपच्यून। क्या कहेंगे, नेपच्यून। तो ये कुल 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में से पहले कितने ग्रह पढ़े जाते थे, 9 ग्रह पढ़े जाते थे। और एक पिंड को भी ग्रह माना जाता था, वो क्या होता था आपका यम, जिसे प्लूटो भी कहा जाता था, ठीक है। इसे पहले ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन उसके बाद जब चेकोस्लोवाकिया में खगोल शास्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ, जहां पर उन्होंने ग्रहों की परिभाषा तय की। ग्रहों का परिभाषा क्या होता है कि ग्रह गोल होता है और एक निश्चित पथ पर गमन करता है, लेकिन प्लूटो इन दोनों नियमों का पालन नहीं करता, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो अब हम केवल कितने ग्रहों का अध्ययन करेंगे, 8 ग्रहों का। सबसे पहला बुध। देखो ये जो क्रम है ना, 1 से लेकर 8 तक, ये सूर्य से दूरी के क्रम में है, सूर्य से दूरी के क्रम में। अब पहले नंबर पे बुध है, इसका क्या तात्पर्य है कि बुध जो ग्रह है वो सूर्य का सबसे नजदीक है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो ये 8 ग्रह हुए। अब देखो, बुध को मार्स, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, अरुण यूरेनस और वरुण नेपच्यून। अब अंग्रेजी नाम याद रखोगे तो इसे याद करने का एक फॉर्मूला है अंग्रेजी में, वो है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। अब देखिए, प्रत्येक वर्ड जो है उसमें पहला लेटर क्या है आपका, कैपिटल में है। कैपिटल में है, माई में एम, वेरी में वी, एफिशिएंट में ई, मदर में एम, जस्ट में जे, सर्व में एस, अस में यू और नट्स में एन। एम से मरकरी होगा, बुध, इसका भी पहला लेटर एम है, इसका पहला लेटर एम है। एम से क्या होगा, मरकरी। वेरी में वी से वीनस, वीनस का भी पहला लेटर वी है, इसका भी वी है। एफिशिएंट में ई, अर्थ का भी। मदर में एम, मार्स का भी एम। जस्ट में जे, जुपिटर में भी जे।
एस से सर्व्ड सैटर्न शनि, अ से यू है अरुण मतलब यूरेनस, यू से, एन से नेपच्यून। इस तरह से ये फॉर्मूला है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इस फॉर्मूले की सहायता से हम 8 ग्रहों के नाम को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो नहीं 8 ग्रह हैं। अब सूर्य से दूरी के क्रम में इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बुध, शांत रहोगे सभी। बुध जो ग्रह है वो सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। दूसरे नंबर पे आएगा शुक्र। अब हमें ये तो पता है कि बुध सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है, तो सूर्य का सबसे दूरी वाला ग्रह क्या कहलाएगा? हाँ, सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह क्या कहलाएगा? सबसे नजदीक वाला तो बुध है, दूर वाला क्या कहलाएगा? वरुण। क्या कहलाएगा? नेपच्यून। ठीक है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है, 8वां नंबर में है। मैं बोला था कि ये जो क्रम है ग्रहों के नाम का, ये सूर्य से दूरी के क्रम में है, तो पहला वाला सामने रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि अंतिम वाला सबसे ज्यादा दूर में रहेगा। अब इनमें इस पृथ्वी पर हम रहते हैं। अब इस पृथ्वी जितने भी ग्रह हैं इन सब में मात्र पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें क्या है? जीवन है, जिसमें जीव जंतु पाए जाते हैं। इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। क्या कहे जाएंगे? अद्वितीय ग्रह, क्योंकि यहाँ पर जीवन है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर वायुमंडल है, इसलिए इसे अद्वितीय ग्रह कहते हैं। अब पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं तो पृथ्वी के बारे में थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह इनमें से शुक्र है। मैं एक टॉपिक पिछले क्लास में बताया था, मंगल को बताया था, तो दरअसल गलत है। पृथ्वी का सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो शुक्र है, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है शुक्र को। किसे माना जाता है? शुक्र को। तो यहां तक क्लियर है सभी का? यह हमारा क्या हो गया? ग्रह। अब हम देखेंगे उपग्रह के बारे में। उपग्रह के बारे में हम देखेंगे। ग्रह का तो हमें परिभाषा देख चुके थे कि ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, उसका स्वयं का उष्मा एवं प्रकाश होता है। क्लियर है? अब उपग्रह क्या होता है? वे खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाएंगे? उपग्रह। लेकिन इनका स्वयं का उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। ग्रह का चक्कर लगाते हैं ये, और इनका उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा। ये चंद्रमा इसका चक्कर लगाता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ग्रह मतलब ग्रह का चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को हम क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। ठीक है, उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला होगा आपका प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। 2 प्रकार के हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक का तात्पर्य है वे उपग्रह जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है या पहले से है इस संसार में, उसे बनाने में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक उपग्रह कहलाएंगे। और कृत्रिम उपग्रह वे उपग्रह जिसे मानव ने बनाया है तथा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में बसाया है। किसी भी उपग्रह को या कोई भी सैटेलाइट जब बनाया जाता है तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? रॉकेट की सहायता से उसे अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। जैसे चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लॉन्च हुआ मंगल ग्रह पे, उसे किसकी सहायता से छोड़ा गया? वहां रॉकेट की सहायता से। जो यहां से उड़ा ना, धुआं करके जलता हुआ उड़ा, वो आपका क्या कहलाएगा? रॉकेट। हमारे क्षेत्र में जब भी जहाज जाता है
और वो पीछे क्या धुआं छोड़ते जाता है, तो सभी बोलते हैं कि वो रॉकेट है। दरअसल वो नहीं है, रॉकेट कभी भी ऐसा नहीं जाता, रॉकेट सीधा ऊपर जाता है, ऐसा नहीं जाएगा। वो क्या होता है, जहाज का धुआं होता है, ठीक है। तो जहाज और रॉकेट दोनों में अंतर है। जहाज यात्रियों को या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है, लेकिन रॉकेट सीधा ऊपर जाता है और एक ही बार जाता है, वो वापस लौटकर नहीं आता। उसका काम रहता है बस लेना, लाने का ठेका नहीं है। तो कृत्रिम उपग्रह वे उपग्रह कहलाते हैं जिसे मानव ने बनाया है और इसे रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में बसाया है, ठीक है, या वहां लेकर छोड़ा है। तो प्राकृतिक उपग्रह में हमारा जो उदाहरण है वो क्या है, चंद्रमा। कृत्रिम उपग्रह में हमारा क्या उदाहरण होगा, भास्कर। ये उपग्रह कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। आर्यभट्ट, अच्छा ये जो आर्यभट्ट नाम है ना, ये भारत के एक वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम। और इसी वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह बताया था कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये उस समय बताया था जब किसी को ये पता नहीं था, कोई भी वैज्ञानिक ये बात मानने को तैयार नहीं थे। पहले ये मानते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब देख के अनुमान लगाओगे तो ऐसा ही लगेगा ना, जैसे सूर्य क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन वास्तव में कौन किसका चक्कर लगाता है। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह बताया था, और आर्यभट्ट ने यह भी बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि दिन और रात कैसे होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही, आगे अगर हम पढ़ेंगे तो सबको बोरियस फील होगा, ठीक है।